मैं आपको एक बात बताऊँ, हेमरॉइड सभी को होते हैं। सभी को होते हैं का जी क्या हाँ, मतलब? उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं कि हाँ भाई हेमरॉइड्स हैं। हल्दी की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एंटी इन्फेक्शियस होता है ना, और कैंसर सेल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। सबसे ज़्यादा लोगों को, जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। जो अल्कोहल पीते हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है ना। प्रेशर डालती हैं ये चीज़ें। जब सुबह पेशेंट स्ट्रेन करता है, आपको सैनिटरी हैबिट्स अपनी है ना मेंटेन करनी है ना। जेट स्प्रे का अगर आपको एक तो यूज़ नहीं करना है नंबर वन, अगर आपको यूज़ करना भी है तो प्रेशर जो है वो मेंटेन करके चले। सबसे मेन कॉज है आजकल जो देखने के लिए मिलता है सोडोमी, है ना, एनल सेक्स। सबसे ज़्यादा जो लोग एनल सेक्स करते हैं उन लोगों को उस जगह पे एक तो वहाँ पे जो एनल रीजन है वो कटना स्टार्ट हो जाता है। त्रिफला, ठीक है, हरड़, भेड़ा और आंवला हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ नुस्खा है और आज के टाइम में कंपनीज बहुत ज़्यादा इसको बना रही हैं। त्रिफला खाओ डाइट में, आपकी हाजमा, आपका पेट का हैबिट्स, आपका लीवर की फंक्शनिंग। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि यू आर अ वात प्रकृति, है ना। वात प्रकृति का डाइजेस्टिव फायर सबसे ज़्यादा होता है। पित्त प्रधान होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव फायर उनका, उनको थोड़ी थोड़ी देर में खाने की। इवन आई एम अ वात प्रकृति, मुझे भी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा चीज़ें खाने का आदत है। सबसे ख़राब चीज़ है चाय, सबसे। ऐसा मत लोग बोलो। सोच करके ये बोलते हैं कि भाई सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन, बट सोयाबीन के नाम पे वो धंधा है। देखो उस टाइम में ये चीज़ें लिखी गई थी और उनको पूरा पता था। उसमें उसने 3 एरियाज भी बताए हुए हैं कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें, PVS, पर्वणी, विसर्जनी और संवरणी, 3 वल्लियाँ होती हैं, मतलब सर्कल्स हैं ये, 1 2 3, वो भी सीक्वेंस में बताया उसने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। और जैसा कि हमने हमारे पिछले कुछ एपिसोड में बात किया था, हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक, आज वापस हमारे साथ आ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ एनोरेक्टल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो होती है टिश्यू के ग्रोथ से एनस और रेक्टल रीजन में। बात करेंगे आयुर्वेद में एनोरेक्टल डिजीज़ के बारे में, जिसमें कि होता है फिस्टुला, फीसर, हेमोरॉइड्स और ना जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं इसकी वजह से, जिसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट भी बन सकती है। पर अभी फ़िलहाल हम डॉक्टर से आगे बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये समस्याएं जो हैं मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये पेट से जुड़ी होती हैं। तो उसके पहले हम एक बार स्वागत करते हैं हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू। एंड प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को, हमारे जो नए ऑडियंस है जिन्होंने आपको पहले नहीं देखा है, उनको इंट्रोड्यूस करें आपसे प्लीज़। हेलो एवरीबडी, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है, बैचलर एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। अभी हेम्स हॉस्पिटल में लीवर, किडनी और स्किन के पेशेंट्स देखता हूँ, साथ में एनोरेक्टल डिजीज़ पे भी डील करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एनोरेक्टल डिजीज़ के बारे में। एनोरेक्टल डिजीज़ क्या होती हैं, जी कैसे उनको क्योर किया जा सकता है, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, जी ठीक है, और कैसे उन चीज़ों को रोकने के साथ साथ आप घर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हो जी जिससे आप हायर सेंटर तक पहुंचने तक बिल्कुल मेंटेन रहें, ठीक है। राइट। तो तो शुरू करते हैं हम एनोरेक्टल डिजीज से ही, कि एनोरेक्टल डिजीजेस क्या होते हैं। एनोरेक्टल डिजीज़ में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन हैं, ठीक है, फिशर, फिस्टुला एंड पाइल्स, है ना, मेन चीज़ें यही आती हैं। और चौथा सबसे इससे बड़ी एक और चीज़ है, दैट इज़ हेमरॉइड्स, है ना। डिफरेंस है पाइल्स और हेमरॉइड्स के बीच में। जी एनोरेक्टल एरिया की सारी डिजीज़ हैं, कुछ रेक्टम के एंड से लेकर के जो एनल ओपनिंग है वहाँ तक ट्रेवल करती हैं। कुछ जो हैं सिर्फ बाहर की जो ओपनिंग होगी वहाँ पे ट्रेवल करती है डिजीज़, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल टैग। एक सेंट्रल टैग करके वर्ड आता है, जो एक पक्का मांस होता है, जैसे हमारी ये स्किन है जी कितनी पक्की है हमारी, है ना, जी सेम ऐसा सा टैग होता है जो एनल ओपनिंग के बाहर होता है, ओके ठीक है। तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल या सेंट्रल टैग। जी बड़ी इजीली ट्रीट होता है। सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मेडिसिन से इसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलता। पाइल्स को ठीक करने के लिए। पाइल्स 2 तरह की है बेसिकली मैम। जी पाइल्स में जैसे एक इंटरनल पाइल्स होगा और एक एक्सटर्नल पाइल। एक लाइन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज़ डेंटेट लाइन, है ना। ये इमेजिनरी लाइन है जो एनल कैनाल को, रेक्टम को नहीं, एनल कैनाल को 2 एरियाज में डिवाइड करती है, अपर कैनाल और लोअर कैनाल। इंटरनल पाइल जो होता है वो अपर कैनाल में होगा और जो एक्सटर्नल पाइल होगा वो उससे नीचे होगा, ठीक है। जो पाइल मास होता है बेसिकली वो एक सॉफ्ट टिश्यू है ना। सॉफ्ट टिश्यू कहीं पे इकट्ठा हो गया और वहाँ पे हल्का सा वो कभी ब्लीड करता भी है और कई कई बार ब्लीड नहीं भी करता है, खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक बार हो गया है तो हमेशा 3 साल 4 साल 10 साल तक रहेगा। खुद ब खुद होता है, खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। कितना ड्यूरेशन लगता है उसको ठीक होने में? एटलीस्ट
4 to 5 मंथ्स में ठीक हो जाता है, अगर उसको ठीक होना है तो। अगर आपकी अग्नि जो है मंद नहीं है तो, विषम अग्नि बोलते हैं ये उन लोगों को होता है जो जिनकी अग्नि जो है बिल्कुल विषम है, मतलब कि बिल्कुल कम अग्नि है, आप खा हैवी रहे हो, पच रहा नहीं है, प्रेशर पड़ रहा है गुदा पे सारा का सारा, तो वहाँ पे या तो वहाँ पे थोड़ा सा इरोड करेगा उस जगह को और वहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी, इसे बोलते हैं पाइल्स। ओके, ठीक है। तो जो एनोरेक्टल डिजीज होते हैं जी, उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के डिजीज होते हैं? एनोरेक्टल डिजीज में पाइल्स के तो इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने आपको अभी बता दिया। हेमोरॉइड्स के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। देखो आपने कभी जैसे किसी अगर पेशेंट को होगा ये, तो उसे पता होगा कि भाई मेरे जब मैं स्टूल के लिए स्ट्रेन करता हूँ, ग्रेड 1 में ऐसा होता है कि एनल कनाल के अंदर सॉफ्ट टिश्यू है, बहुत छोटा सा टिश्यू होगा और वो हल्का सा स्वेल किया होगा, बस इतना ही उसमें सिम्टम होता है। पेशेंट को हल्का सा इरिटेशन होता है बस उस जगह पे, और कुछ भी नहीं होगा। ग्रेड 2 में क्या होता है कि पेशेंट स्ट्रेन करने के लिए जाता है, ठीक है, पॉट पे। पेशेंट जब स्ट्रेन करता है, स्टूल के साथ साथ वो हल्का सा मांस जो है वो बाहर आएगा, और वो जब स्ट्रेन खत्म होगा तो वो खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। ओके, ये सेकंड ग्रेड का है। जी, थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि पेशेंट मैनुअली उसको अंदर करता है। जब पेशेंट स्ट्रेन करता है पॉट पे, तो स्टूल के साथ साथ अंदर का पाइल मास पूरा बाहर आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और आप सो हॉरिफाइंग। तो उसको पेशेंट क्या करता है, अपने हाथ से मैनुअली उसको अंदर करते हैं, तो वो दैट इज़ ग्रेड 3। ये हमें सिम्टम नोट करना पड़ता है, हमें पेशेंट से पूछना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं हुआ था, वो ग्रेड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट डालते हैं पेशेंट की। ग्रेड 4 में टोटली एक बार कोई बाहर होगा, उस ना उसको आप अंदर कर सकते हो, वो ऐसा का ऐसा ही ऐसा ही रहेगा, उसमें तो सर्जरी करना पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में सबसे अच्छी सर्जरी होती है, उसे बोलते हैं क्षार सूत्र। क्षार सूत्र किया जाता है, सबसे बेस्टेस्ट सर्जरी है। कोई ओपन चीर फाड़ नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, हल्का सा 7 दिन का मिनिमम प्रोसीजर है, मैक्सिमम 12 दिन का प्रोसीजर है। पेशेंट को सिर्फ ओपीडी में आकर के अपना चेकअप करवाना है। सर्जरी से पेशेंट सिर्फ 10 मिनट, एक बार का 20 मिनट का प्रोसीजर है, 10 मिनट तक उसके रोज़ वो क्षार बदलेगा और पेशेंट विल बी ऑल राइट। इसकी ये प्रोसीजर होती कैसे, आप एक बार प्लीज बताएंगे? क्षार देखो, सूत्र क्या होता है, वो कैसे होता है? क्षार सूत्र, देखो 2 नाम है इसमें, क्षार और सूत्र। क्षार इज़ अ मेडिसिन जो हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है, हम लोगों को ही प्रिपेयर करनी पड़ती है पेशेंट में। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब नॉर्मल थ्रेड जो हम लेते हैं, ठीक है, वो थ्रेड अगर मैं आपको बोलूँ 2.5 से 3 सेंटीमीटर का भी होगा, उतने में क्षार लगता है। तो क्षार को पहले प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें 3 मेडिसिन सबसे मेन होती है। स्नूहिक शीर, है ना, ऐसा पेड़ होता है, बहुत हाई इलाकों में भी मिलता है, प्लेन एरियाज में भी मिलता है, जिसमें कांटे कांटे होते हैं लंबे, जिससे दूध निकलता है वाइट कलर का। अगर आप कभी, हम बचपन में खेलते थे तो उसको जरा सा रोड करते थे तो वहाँ से निकलता है ना, जिसे बोलते थे अंधे हो जाते हैं भाई इससे, है ना, कि भाई अंधे हो जाते हैं, इससे दूर रहना। उसके साथ एक फूल भी होता है। एग्जैक्टली सेम वैसा ही होता है। तो उसको पहले लगाया जाता है, ठीक है, उसकी कोटिंग लगाई जाती है, पहले उसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उस थ्रेड के कम से कम 11 बार उसको डिप किया जाता है, डिप करके फिर निकाला जाएगा, फिर दोबारा फिर से डिप किया जाएगा 11 टाइम्स। नेक्स्ट होता है अपामार्ग, सबसे इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी ब्लीड होगा उसको रोकने के लिए, घर पे भी अगर आप में से किसी को पाइल्स है या ऐसा आपको लगता है कि भाई ये बार बार ब्लीड होता है, तो आप सिंपल आप अपामार्ग सर्च करें। एक लंबी सी डंडी होती है, छोटे छोटे फूल होते हैं साइड में और छोटे छोटे कांटे होते हैं उसके साथ, उसको आप सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसको क्रश करके उसका पाउडर बनाएंगे, जहाँ पे ब्लीड हो रहा है वहाँ पे हल्का सा लगाओगे तो वो उसी वक्त रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। वो ये किस चीज़ के लिए होता है एग्जैक्टली? देखो, ये पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें वो क्षार सूत्र काम कैसे करता है ना। थ्रेड डालते हैं प्रोब के साथ। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी अभी, जिस पिक्चर में आपको एक कॉपर का एक लंबी सी रॉड दिख रही होगी, जिसकी एंड में एक सुई का, जैसे हम लोग धागा डालते हैं, वो एरिया दिख रहा होगा। उसमें थ्रेड डलता है, मेडिकेटेड थ्रेड, जिसमें 3 चीज़ें लगी होंगी, स्नूहिक शीर, अपामार्ग और थर्ड वन इज़ हरिद्रा, है ना, मतलब कि हल्दी। तो ये अंदर जब जाएगा, उस क्षार को हम जब बांधेंगे पाइल मास में, तो वहाँ पे उस जगह को बिल्कुल टाइटली बांध देते हैं हम। तो अब मैकेनिज्म समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। जब वो थ्रेड लग गया तो पहले स्नूहिक शीर, छेदन और भेदन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, छेदन और भेदन, मतलब कि उस जगह को वो छेदन करेगा, काटेगा और उस जगह को स्क्रैपिंग करेगा, ठीक है। हमें पाइल मास निकालना ना, वो एक टिश्यू फॉर्मेशन है जो बॉडी नहीं चाहती कि मेरे अंदर रहे। तो उस टिश्यू को हमने बांध के काट के निकालना है। या तो आप मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली कट करके निकाल दो, जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, पेशेंट को फ्लूइड्स लगेंगे, है ना। वो नहीं करना है तो क्षार सूत्र में आओ, तो वो छेदन भेदन करेगा, मतलब उसको धीरे धीरे आराम से 10 दिन में 7 दिन में काट पीट के
काटता रहेगा। सेकंड वन अपामार्ग, जिसकी 7 कोटिंग लगती है। अपामार्ग क्या करेगा, जब वो स्नूइक शीर उस जगह को छेदन भेदन करेगा तो उस जगह पे अपामार्ग हील करेगा। हील मतलब ब्लड को रोकेगा, इतना ही काम करता है, ब्लड को रोकेगा। थर्ड वन इज़ हरिद्रा, जिसकी 3 कोटिंग की जाती है एट द एंड, ताकि वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना फैले, है ना। हल्दी की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एंटी इन्फेक्शियस होता है ना, और कैंसर सेल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, कैंसर के पेशेंट्स में भी काम करता है। तो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने देगा, किसी फॉरेन बैक्टीरिया को वहाँ पे इन्वेड नहीं होने देगा। तो ये 3 ऐसे क्षारसूत्र काम करते हैं, ये 3 मेडिसिन ऐसे काम करती है। तो डॉक्टर, एनोरेक्टल डिजीज जो भी होती है वो होने के मेन कॉजेज क्या होते हैं, मेन रीजन क्या होते हैं? देखो, मेन रीज़न इस चीज़ के हैं आपकी विशेषतः मंदग्नि, मतलब कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत लो है, ठीक है। जितनी लो डाइजेस्टिव फायर है और आप खा रहे हो नॉनवेज, सबसे ज़्यादा लोगों को, जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। जो अल्कोहल पीते हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है ना। प्रेशर डालती हैं ये चीज़ें, जब सुबह पेशेंट स्ट्रेन करता है, जो रेगुलर स्ट्रेन करते हैं लेकिन स्टूल पास नहीं होता पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन, है ना, ऐसे पेशेंट्स, उन लोगों को सबसे ज़्यादा पाइल्स देखने के लिए मिलता है ना। जो हमारे ड्राइवर लोग हैं, जो कैब्स चलाते हैं, उन लोगों को फिस्टुला, भगंदर आयुर्वेद में, है ना, भगंदर देखने के लिए मिलता है। ये ट्रैक फॉर्मेशन होता है, एनोरेक्टल रीजन पे नहीं होगा, पेरिएनल रीजन पे बोलते हैं इसको हम। वहाँ पे हल्की सी फंसी होगी, वहाँ से अंदर को एक ट्रैक जा रहा होगा जो अंदर एनल ओपनिंग में खुलेगा। तो ये मैक्सिमम ड्राइवर लोगों को होता है, क्योंकि सिटिंग जिनका ज़्यादा, हाँ, जिनकी सिटिंग सबसे ज़्यादा, तो प्रेशर पड़ता रहता है उस जगह पे, और जिनको हेयरिंग है जो लोग, है ना, जो ज़्यादा बटक्स वाले एरिया से ज़्यादा हेयरिंग है, उन लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलता है, फिस्टुला मेनली। तो ये कॉज हैं थोड़े से जो ऐसे पाइल्स और फिस्टुला के देखने को मिलते हैं हमें। क्या जो लोगों की फूड हैबिट्स होती है या लाइफस्टाइल होती है वो भी अफेक्ट करता है क्या इन चीज़ों को? एग्जैक्टली, नॉनवेज, ठीक है, जो हैबिट्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक फिशर आता है ना, जो आप कभी आपने सुना होगा, जिन लोगों को होगा तो उन लोगों को पता लग जाएगा। फिशर जो आजकल हमारा इंडियन स्टाइल था, है ना, स्टूल पास करने का, उसमें तो लोग मैनुअली जगह को साफ़ करते थे। अब क्या है, जेट स्प्रे है, तो जेट स्प्रे का जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है। अगर आपके घर पे वो प्रेशर मेंटेन नहीं है, आपको जब वो लगवाना है तो पहले देख करके उसको लगवाना, क्योंकि हायर प्रेशर से वो जगह छिल जाएगी, ठीक है। तो वो फिशर बनाएगा, वो पेनफुल बहुत होता है, इतना पेनफुल होता है कि पेशेंट बैठ नहीं सकता, ठीक है। वहाँ पे हीलिंग पावर स्टार्ट करने के लिए क्षारसूत्र का इस्तेमाल किया जाता है फिर। तो सैनिटरी हैबिट्स अगर पेशेंट की ठीक होंगी तो ही पेशेंट को ऐसा कोई डिजीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। अल्कोहल इंड्यूस्ड, ठीक है, फास्ट फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस होती हैं, है ना, कॉन्स्टिपेशन होता है, उन लोगों को ज़्यादा से ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेन सबसे ज़्यादा, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरे नेक्स्ट लेवल पे आती है ब्लीड, है ना। पेशेंट आता है कि भाई डॉक्टर साहब मेरे को लेटिन करती बार ना पेन हो रहा है और साथ में ब्लड आ रहा है। तो जितने भी एनोरेक्टल डिजीज होते हैं उन सब में ही ब्लीडिंग होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना, जो एनल ओपनिंग के बाहर सैनिटल टैग जो पक्की स्किन में होगा उसमें ब्लीड नहीं होगा। ब्लीड किन किन कंडीशंस में हो सकता है, एक हो सकता है फिशर में, एक हो सकता है इंटरनल पाइल्स में। दोनों चीज़ों में पेन पेशेंट को होगा, साथ में ब्लीड हो सकता है। तो आप आपने अभी बताया, थोड़े टाइम पहले आप बता रहे थे हेमोरॉइड्स और पाइल्स के बारे में, तो ये दोनों डिफरेंट कैसे है? मैं आपको एक बात बताऊँ, हेमरॉइड सभी को होते हैं। सभी को होते हैं का जी क्या हाँ, मतलब? हेमरॉइड्स सभी के होते हैं। हेमरॉइड्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं कि हाँ भाई हेमरॉइड्स हैं। डिफरेंस ये है कि हेमरॉइड्स जो हैं वो एनल कैनाल के अंदर होता है, ठीक है। पाइल्स जो है वो एक्सटर्नली भी मिलते हैं, इंटरनली भी मिलते हैं, हल्का छोटा मांस। हेमरॉइड्स जो है वो अंदर मोटे मांस का होगा, मतलब कि सॉफ्ट टिश्यू तो इन्वॉल्व है ही है, साथ में मसल फाइबर, है ना, मसल हो जाएगा। कुछ आसपास की अगर मैं आपको बोलूँ तो ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, ठीक है, जिससे वो बिल्कुल लाल सा दिखता है। एक प्रोक्टोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम उसको एसेस कर सकते हैं कि भाई ये इंटरनल पाइल है, एक्सटर्नल पाइल है, या इसमें ब्लीडिंग वाले पाइल्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है। प्रोक्टोस्कोप क्या होता है? प्रोक्टोस्कोप जो है वो काम कैसे करता है? प्रोक्टोस्कोप अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो, देखो आप अभी स्क्रीन पे ढंग से देखेंगे तो एक तरफ से छोटा है और एक तरफ से बड़ा है, और एक हाथ में हाथ पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है। तो जो छोटे वाला रीजन है वो
पेशेंट के एनोरेक्टल रीजन पे डाली जाती है ना, लिथोटमी पोजीशन। पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लिटाया जाता है, जिसमें पेशेंट को वो प्रोक्टोस्कोप धीरे 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 अंदर डाला जाता है और उसकी मदद से डॉक्टर देखता है कि हाँ भाई कहाँ जैसे पाइल्स हैं, कहाँ जैसे अंदर कोई ब्लीड कर रहा है तो कौन सी पोजीशन पे ब्लीड कर रहा है। इसकी भी पोजीशंस होती हैं बेसिकली, है ना। 3, 7 और 11 सबसे ज़्यादा हमें पाइल्स देखने के लिए मिलता है 3, 7 और 11 पे मैक्सिमम। साइट ही यही है, डॉक्टर का दिमाग सबसे पहले वहीं जाता है कि ये 3 o'clock है, 7 o'clock, जैसे हमारी जो घड़ी है, मैं घड़ी के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, 3 o'clock है, 7 o'clock है, 11 o'clock, ये 3 चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। तो प्रोक्टोस्कोप से हमें वो देखना पड़ता है कि भाई कहाँ जैसे अवेलेबल है ना ये चीज़ डिजीज़, तो हमें वहाँ पे एक क्षार सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसको लगाने के लिए पहले लिग्नोगिन जेल आता है 2%। अगर आप लोग घर पे भी हैं तो पेशेंट को जिसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे पेन हो रहा है या फिर कोई फिंसी है फिस्टुला की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप मार्केट से लिग्नोकेन का एक जेल आता है 2%। आप केमिस्ट को बोलें, आप जाएं वहाँ पे जाकर के बोलें कि भाई मुझे लिग्नोकेन जेल चाहिए 2%, ठीक है। आप उसको लगाएं, सिंपल सा एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया मान लो एक तरह का, ठीक है। वहाँ पे लगाओगे तो जगह वो सुन कर देंगे। तो हम वही इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, प्रोक्टोस्कोप में। एक बार प्रोक्टोस्कोप पे वो जेली लगाई जाती है, फिर धीरे 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 उसको एंटर करवाया जाता है, जिससे पेशेंट को पेन नहीं होता, ईजिली एंटर करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, साथ में उस जगह को थोड़ा सुन कर देता है ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो। सिंपल। तो क्योंकि पाइल्स, फिस्टुला ये जो है मुझे लगता है मोस्टली उन लोगों को होता है जिनकी सिटिंग ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और जिनकी फूड एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी होती है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो डिजीज़ है बेसिकली और डिजीज़ में भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन सेकेंडरी टाइम पे, जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है ना, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, नाम यूज़ कर रहा हूँ, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की वजह से मतलब प्रेशर पड़ता है उस जगह पे, है ना, एनोरेक्टल एरिया के आसपास ही हमारे पास कुछ वेन्स होती हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है, और भी फर्दर डिजीज़ हैं, वहाँ पे पाइल मास बढ़ता है। प्रिवेंशन की क्या ज़रूरत है कि भाई आपको सैनिटरी हैबिट्स अपनी, है ना, मेंटेन करनी है ना। जेट स्प्रे का अगर आपको एक तो यूज़ नहीं करना है, नंबर 1। अगर आपको यूज़ करना भी है तो आप उसको ध्यान से यूज़ करें, है ना, उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन करके चलें। दूसरा सबसे मेन कॉज है आजकल जो देखने के लिए मिलता है सोडोमी, है ना, एनल सेक्स। सबसे ज़्यादा जो लोग एनल सेक्स करते हैं उन लोगों को उस जगह पे एक तो वहाँ पे जो एनल रीजन है वो कटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और एक्सर्शन की वजह से वहाँ पे पाइल मास बाहर को आना स्टार्ट कर देता है। तो बचना है ना ऐसे सोडोमी से, या फिर जिसे हम बोलते हैं एनल सेक्स से, उससे हमें बचना है, ठीक है। और मिर्ची मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं डालनी है खाने में, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेनिंग नहीं करनी है। मैक्सिमम पेशेंट्स को होता है जो ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं लेटरिन करती बार पोट पे, तो है ना? जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको तो वो करना ही पड़ता होगा। देखो उसका सोल्यूशन है, आप जाओ त्रिफला, ठीक है, हरड़, भेड़ा और आंवला, है ना, हमारे बुज़ुर्गों का दिया हुआ नुस्खा है और आज के टाइम में कंपनीज बहुत ज़्यादा इसको बना रही हैं। त्रिफला खाओ डाइट में, आपकी हाजमा, आपका पेट का हैबिट्स, आपका लीवर की फंक्शनिंग, ठीक है, हरड़ जो है लीवर की फंक्शनिंग में भी बहुत अच्छी काम करती है ना, आपके स्टूल को सॉफ्टन कर देगा वो, तो ईजिली स्टूल पास होता रहेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये चीज़ हमें पता है, पर ये चीज़ लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज मेरे घर में मेरी सिस्टर जो है, मेरी एल्डर सिस्टर जो है, वो हमेशा ही खाते हैं त्रिफला, पानी में, गर्म पानी में या फिर ठंडे पानी में मिला के उसको रात को भिगो के रख देते हैं। जी। और सुबह उसको स्टेन करके वो हर रोज़ पीते हैं। मैंने उनको पूछा भी एक आध बार कि ये हर रोज़ पीने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, कभी कभार एक आध बार अगर तुम ऐसा फील हो रहा है तो तुम पी ले रहे हो, वो अलग बात है, पर हर रोज़ पीने का क्या मतलब बनता है। शी वाज लाइक कि नहीं, तू एक बार पीना शुरू करेगी ना, फिर उसके बाद पता लगेगा तुझे। देखो वो स्टूल को लूज तो करता है थोड़ा सा, स्टूल पास करने में हेल्प करता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, डाइजेशन स्ट्रांग करता है, आप फिर कुछ भी हैवी आप खा सकते हो, ठीक है, आपकी लीवर की, ठीक है, क्लेंजिंग करता है त्रिफला, है ना। तो हरड़, भेड़ा, आंवला का यही काम है, बहुत अच्छे से इस चीज़ से आप अपना डाइजेस्टिव फायर, आप अपना लीवर और आप अपनी पाइल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उससे छुटकारा पा सकते हो। बाकी किसी चीज़ का तो पता नहीं, पर डाइजेस्टिव फायर के लिए मुझे लगता है मुझे त्रिफला खाना या पीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत खाती हूँ और मुझे चाहिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे साथ ऐसा है कि
मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मुझसे मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं होती है। जब मुझे भूख लगती है तो मैं ऐसा बौखला जाती हूँ कि अरे मेरे को खाने का चाहिए, वरना अदरवाइज तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तो हो जाएगा, मेरा काम दिमाग काम ना हो जाता है। और मुझे कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मैंने बहुत सारे लोगों की डाइट देखी है कि वो सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, रात को खाएंगे, ठीक है, ऐसे उनकी डाइट होती है। पर मेरी डाइट ऐसी है कि मुझे हर 1-2 घंटे में कुछ थोड़ा, मतलब थोड़ा ही खाऊंगी पर मुझे खाने को चाहिए। हाँ ठीक है। तो अब आई डोंट नो ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। देखो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि यू आर अ वात प्रकृति, है ना। वात प्रकृति का डाइजेस्टिव फायर सबसे ज़्यादा होता है, पित्त प्रधान होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव फायर उनका, उनको थोड़ी थोड़ी देर में खाने की। इवन आई एम अ वात प्रकृति, मुझे भी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा चीज़ें खाने का आदत है, वो होती है, हमें भूख लगती है ना। जो कफज लोग होते हैं, जो थोड़े से हैवी होते हैं, वो लोगों का ऐसा होता है कि वो सुबह खाएंगे तो शाम को खाएंगे 7-8 बजे। जो पित्त प्रधान लोग होते हैं उनको ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, सुबह भी खा सकते हैं, दिन को भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, हमें लंच भी करना है, हमें डिनर भी करना है ना, और थोड़ा सा स्नैक्स के लिए भी टाइम देना है। तो वो आदत डालना शरीर को अलग बात है, कोई भी कर सकता है वो। लेकिन बात प्रकृति हैं हम, तो हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, खाने की बात हम कर रहे थे, तो अभी हम खाने की बात से आते हैं हमारे फूड और लाइफस्टाइल पे, कि जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उनको स्पेशली किस तरह के फूड का या लिक्विड का इंटेक करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, है ना, पानी ज़्यादा क्यों पीना है कि जो आपका खाना है या जो आपकी गट है उसे ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े उस खाने को पचाने के लिए। क्योंकि एट द एंड उस इंटेस्टाइन वाले एरिया पे और इंटेस्टाइन से नीचे वाले एरिया पे ही प्रेशर पड़ना है, जिस वजह से पाइल मास जो बाहर आने की कोशिश करता है और मांस का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। तो पानी जो है बहुत अच्छा खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। लेकिन खाना खाने के हार्डली 20 या 25 मिनट के बाद पिएं, वज्रासन में बैठने के बाद, है ना, थोड़ा सा लीवर को भी काम करने दें। क्या आप वज्रासन में बैठ के पीते हैं? पी सकते हैं। नहीं, आप पीते हैं? मैं वज्रासन करता हूँ खाना खाने के एकदम बाद, लेकिन तब मैं पानी नहीं पीता। पानी में पीता हूँ उसके हार्डली हाफ या 40 मिनट्स के बाद। मैं तो तुरंत पी लेती नहीं पीना चाहिए। डाइजेस्टिव फायर आपकी थोड़ी हैम्पर करती है ना। जो बाइल आपका लीवर से आ रहा है, जो पैनक्रेटिक जूस आपका आ रहा है, वो काम नहीं करता। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम, वहीं पे होता है। तो उसको काम करने देना पहले से। अगर वो काम पानी के साथ मिक्स हो जाता है, वो आपका खाने को अच्छे से पचा नहीं पाता, फैट डिजॉल्व नहीं होता, फैट अच्छे से पचेगा नहीं, आपके प्रोटीन्स अच्छे से फिर बॉडी को लगेंगे नहीं, है ना। इसीलिए हाफ एन आवर के बाद आपको पानी पीना चाहिए। तो उन लोगों को ज़्यादा पानी पीना है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पियो। पानी के साथ साथ पेशेंट कोई भी जूस लेना चाहे, है ना, जूसेस ले सकता है पेशेंट, ठीक है। और सूप जितना ज़्यादा पी सकता है ना। फाइबर रिच डाइट सबसे ज़्यादा, जितना फाइबर्स लोगे तो वो हेल्प करते हैं कि फटाफट पच के, अपना टाइमली पच के आगे निकल जाते हैं। तो ये बचने के तरीके हैं। तो डॉक्टर, मोस्टली कौन से ऐसे फूड या लिक्विड होते हैं जिसके इंटेक से ऐसी प्रॉब्लम्स होती है? मैंने कहा ना, लिक्विड में हमारी जितना अल्कोहल आ गया, ठीक है, जितना हमारे बाहर के जितने जूसेस बन रहे हैं, जो कंपनीज बेच रही है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, है ना, वो, है ना, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। और जो स्पाइसी फूड होता है बेसिकली, जैसे मोमोज हो गए, है ना, आपके जो जितने स्पाइसी फूड्स होते हैं, है ना, जिसमें आपका चाप आ जाती है, सबसे ख़राब चीज़ है चाप, सबसे। लोग सोच करके ये बोलते हैं कि भाई सोयाबीन, बट सोयाबीन के नाम पे वो धंधा है, आपकी गट को ख़राब कर रहा है, बैक्टीरियाज को ख़राब कर रहा है, और आपकी इनर लाइनिंग को, इंटेस्टाइन के, वो चिपक रहा है, जिससे अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। बॉडी को कुछ नहीं देता वो, उसमें कुछ भी नहीं है, ज़ीरो एनर्जी भी नहीं है उसमें, ख़त्म है वो चीज़। आप सिर्फ पेट भर रहे हो एक तरह का, तो बस। चाप इतना ओवर हाइप्ड क्यों है फिर लोगों में? कि टेस्ट, है ना, अच्छी चीज़ों का। आप मुझे एक बात बताओ, नीम की अगर मैं कोई डिश बना करके आपको सामने रख दूँ तो आप खाओगे? कोई भी नहीं खाएगा। मैं चाप या फिर आपके सामने मोमोज या फिर कुछ और चीज़ रखूँगा, आप खाने का मन करेगा ना, टेस्ट, है ना। तो टेस्ट की सबसे, मिलेट्स कितना, हिम्स हॉस्पिटल मिलेट्स को कितना प्रमोट करता है ना। मिलेट्स को हम कितना ज़्यादा अच्छे से पेशेंट्स को बताते हैं, कितनी ज़्यादा वैरायटी है, वो खाओ ना। क्यों ऐसी चीज़ें खानी है जो हमारी हेल्थ को ख़राब करेगा, ठीक है। स्किन अच्छी रहेगी सबसे ज़्यादा मिलेट्स खाने से। मुझे लगता है कि जो भी चाप वाले लोग ये देख रहे हैं वो थोड़ा सा ऑफेंड हो सकते हैं इस बात से, पर जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया हमें कि चाप जो होती है वो हमारे इनर लाइनिंग पे चिपक जाती है, जिसकी वजह से आप बताएं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, एक तो पेशेंट का वेट गिरना स्टार्ट हो सकता है जी, ठीक है, कि आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो। दूसरा, बॉडी पचाएगी नहीं उसको, क्योंकि वो इतना, आप
खाने में आप उसका प्रिपरेशन देख लेना, आप यूट्यूब खोलो, आप गूगल खोलो, उसका प्रिपरेशन देखना कितना चिपचिपे सा है वो, है ना, कितना चिपकता है वो मुंह में जब आप लेते हो उसको कितना वो अच्छे से चबा भी नहीं पाते हमारे दांत, है ना। 32 टाइम्स कर लो, बोलते हैं 32 टाइम्स आप च्यू करो तो आप अच्छे से ले जाओगे आप खाने को अंदर। आप 32 क्या 40 50 60 बार कर लो, वो अच्छे से आपके पेट में चिपकना ही चिपकना है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पेट भरेगा, बीमारियां अलग से देगा, कोई उसमें गंदी चीज़ और कोई अनटाइडी चीज़ें हैं ना, कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजो अगर उसमें आ जाएगा, लीवर का हेपेटाइटिस होने का चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस हैं, है ना, डिजीज़ के। जितना इंडियन फूड पे आप आओगे, मिलेट्स पे आओगे, जितना आप अपना घर का खाना खाओगे, जितनी आप फ्रूट्स पे ज़्यादा रहोगे, वो हमारी बॉडी के लिए रिच है ना। मैं कैसे रिच बन सकता हूँ, अपनी बॉडी को अच्छा करके ना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करके रिच बन सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, पैसा तो आना जाना है, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम आते हैं आगे, हमारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं आयुर्वेदा में, उस पर वापस। आयुर्वेदा के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो भी एनोरेक्टल डिजीज होते हैं उनके लिए, वो कितने ज़्यादा इंस्टेंट इफेक्टिव होते हैं? देखो, आयुर्वेदा के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इंस्टेंट इफेक्टिव हैं। अब मैं बात करूं एनोरेक्टल डिजीज़ की, तो 7 डेज़ के अंदर तो हम पेशेंट को बिल्कुल डिस्चार्ज करके भेज देते हैं। आप घर से आओ, अपना ट्रीटमेंट करवाओ, चले जाओ, रेगुलर 7 डेज़। क्या है वो, एक धागा ही है, वो धागा अंदर जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 मेडिसिन लगाई होंगी, हम हर रोज़ उसको और टाइट करके बांधेंगे। उसको लगाने का तरीका होता है ना। एडवांस फिस्टुला बनाने का एक तरीका है, ठीक है, कि हम अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये डॉक्टर सर्जन का काम है बेसिकली, कि वहाँ पे कैसे कैसे हम इसको पेशेंट को कम दर्द में पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं विदिन 7 डेज़। 7वें दिन, तो 7 डेज़ क्या होते हैं, 7वें दिन पेशेंट के वो पाइल मास जो वो खुद ब खुद सूल के रास्ते पास हो जाता है, और 0 ब्लीडिंग के साथ, किसी तरह का पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं होगा। फर्स्ट डे सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट को वो थोड़ा सा पेन होगा, लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन का पेन होगा सिर्फ, बाकी उसको कोई 7 दिन कोई ऐसा कोई पेन नहीं होने वाला। क्षार सूत्र से उसको बांध के छोड़ दिया जाएगा, 7 डेज़ में वो क्लियर हो जाएगा। तो 7 डेज़ कुछ नहीं होते। आपको क्या लगता है कि जो मॉडर्न पैथी है वो या आयुर्वेदा, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, और आयुर्वेदा जो है वो मॉडर्न पैथी से ज़्यादा इफेक्टिव कैसे होता है? देखो, एनोरेक्टल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो मॉडर्न साइंस से ज़्यादा जो है वो क्षार सूत्र ज़्यादा काम करेगा, पेनलेस काम करेगा। देखो, मॉडर्न में क्या आती है, गन आती है जो पाइल मास को उसी वक्त खींच के या कट करके निकाल देती है। सिर्फ उसमें टांके लगाओ, फिर उसमें एंटीबायोटिक्स चलाओ, है ना, फिर उसमें पेशेंट को पेन किलर्स दो, तो वो पेशेंट थोड़ा सा उसमें खज्जल रहता है। क्षार सूत्र में क्या होता है कि आप उसको एक बार बांध दो, ठीक है, एक टाइम का पेन है पेशेंट को, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइगेशन के लिए, है ना, जिसमें हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। 7 दिन में कोई पेन नहीं होने वाला, ठीक है। साथ में एक रबड़ बैंड लाइगेशन आता है, सेम टेक्निक है। रबड़ बैंड लाइगेशन की यहाँ सर्जन है, प्रोक्टोस्कोप से उसने खोला एनोरेक्टल एरिया, ठीक है, 1-2 असिस्टेंट साथ में होंगे, अंदर जा करके उस रबड़ बैंड को बांध दिया जाएगा कस के, ताकि वो उस एरिया पे ब्लड सप्लाई ना आए पाइल मास में, और वो कट के खुद ब खुद निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर वैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ मेडिसिन लगती हैं 3, जो मैंने आपको अभी पहले बताई, ठीक है। उन मेडिसिन के साथ उस थ्रेड को बांध देंगे। 7 डेज़ में ना कोई इन्फेक्शन, ना पेशेंट को कोई पेन, स्टूल के साथ वो खुद ब खुद निकल जाएगा। पेशेंट का हम 7 डेज़ के लिए फॉलोअप लेते हैं, पेशेंट विल बी ओके। बस सिंपल, ये डिफरेंस है मॉडर्न साइंस में और आयुर्वेद में। मुझे लगता है कि आयुर्वेद, फिर इस मामले में देखा जाए तो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा इजी है, राइट? पेशेंट के लिए ज़्यादा इजी है, पेशेंट ज़्यादा खज्जल नहीं होता। पेशेंट को मल्टीपल वाइटामिन्स, है ना, मल्टी वाइटामिन्स या मल्टी एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज सच। मुझे लगता है डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अगर पेशेंट लीवर का है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ का आ रहा है ना, जिसने पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ या कुछ और डिजीज़ के साथ आ रहा है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है, अदरवाइज ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जितने भी पेशेंट्स होंगे वो सारे यही प्रेफर करेंगे कि उनको कोई इजी इफेक्टिव वे मिले, पेनलेस हो, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेन ही तो सबसे ज़्यादा होता है, जैसा आपने कहा कि इसके सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा होता है पेन। तो एक बुक है मैम, आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। कम से कम 300 से ऊपर उसकी सर्जरीज हैं, उस बुक में मेंशन्ड है। तो उसमें एक चैप्टर आता है निदान स्थान में, 4th और 5th चैप्टर आई थिंक, ठीक है, अर्श बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। तो उसमें गज तालु निभम, मतलब कि जो एनोरेक्टल एरिया है, जो गुदा का द्वार है और अंदर से लेकर के रेक्टम तक का जितना एरिया है, वो सारा का सारा उसमें बताया हुआ है कि जैसे हाथी का मुंह, जैसे हाथी अपना मुंह खोलता है, उसके अंदर हम लेयर्स देखेंगे।
अगर हम कभी, आपने देखा हो, मैं डिस्कवरी चैनल में आपने कभी देखा हो, तो जब हाथी मुंह खोलते तो उसमें अंदर लेयर्स दिखती हैं ब्लैक कलर की या फिर हल्के ग्रेइश कलर की, वैसी गुदा दिखती है। देखो उस टाइम में ये चीज़ें लिखी गई थी और उनको पूरा पूरा पता था। उसमें उसने 3 एरियाज भी बताए हुए हैं कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें हैं। PVS, पर्वणी, विसर्जनी और संवरणी, 3 वल्लियाँ होती हैं, मतलब सर्कल्स हैं ये, 1 2 3, वो भी सीक्वेंस में बताया है उसने। पर्वणी, विसर्जनी और सर्वणी 3 है, तीनों के तीनों के बारे में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, और कहाँ कहाँ हमें क्षार सूत्र कैसे लगाना चाहिए वो भी सारी डिटेल्स उसमें मिली हुई हैं। इवन दो जो हम फिस्टुला की बात करते हैं, फिस्टुला मीन्स भगंदर, मतलब कि कैसे, कितने प्रकार का है, शतपौना, कुष्ठ, ग्रीव, परिस्रावी, अलग अलग नाम है, अलग अलग सिम्टम्स है, कोई वातज है, कोई पित्तज है, कोई कफज है, अलग अलग, कोई पस के साथ है, कोई बैक्टीरियल है, कोई किसी संक्रमण के कारण हुआ है, तो वो सारी की सारी उसमें चीज़ें अवेलेबल हैं। बताते हैं वो कि ऐसे ऐसे इसमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये डिजीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है, कोई ऐसा मॉडर्न ने कोई कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं किया है कि भाई हमारी ये ईजाद की हुई चीज़ है, बहुत पहले से चलती है। बस इंस्ट्रूमेंट्स की थोड़ी सी देन है कि इंस्ट्रूमेंट थोड़े से चेंज हुए हैं, कि एलीज आ गया है ना, एलीज का भी वर्णन मिलता है हमारे आयुर्वेद में सूत्र स्थान में, है ना। तो उसके वो अगर एक दांत होगा तो उसमें कम से कम 4-5 दांत आ गए, या उसमें कुछ नई चीज़ें आ गई, तो वो देखने के लिए हमें मिल जाती हैं। और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सब कुछ पहले था और वही ट्रीटमेंट आज भी हम आयुर्वेद में पेशेंट्स को दे रहे हैं और पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। तो आयुर्वेद में आपने एक ट्रीटमेंट बताया क्षार सूत्र, जी। राइट। इसके अलावा जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसमें कोई एक सिज बात करके भी ट्रीटमेंट होती है। सिड्स बात वैसे स्वेद है एक तरह का, है ना, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को पेन है, अगर आप लोग घर पे हैं और घर पे अगर आपको एनोरेक्टल रीजन पे पाइल्स है, फिस्टर है, फिस्टुला है ना, अगर वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन नहीं है तो आप सिड्स बात ले सकते हैं। 1 चम्मच फिटकरी लेकर के आओ, है ना, मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाती है, और उसको चूरन करो, 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालो एक टब में, है ना, जैसे उकड़ू बैठना है, आपका जितना बटक्स वाला एरिया है वो पानी में डूब जाए। मतलब कि देखो देखो वो जो गर्म पानी थोड़ा सा उस टिश्यू को सॉफ्ट करेगा, और जो हमारी फिटकरी है वो हील करती है, ब्लड को बंद कर देगी, और कोई इन्फेक्शन होगा वहाँ पे या वहाँ पे इचिंग होगा पेशेंट को तो वो उसको ख़त्म कर देगा। तो वो रेगुलर बेसिस पे हम करवाते हैं 7 डेज़ के पेशेंट के लिए। जब वो हम थ्रेड भी लगाते हैं तब भी, इवन दो ब्लीड भी हो रहा होता है तब भी पेशेंट उसी से 50% आराम मिल जाता है। तो आप घर पे भी कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी और इफ़ेक्टिव होगा उन जी। लोगों के लिए जो मेरी तरह हॉस्पिटल जाना अवॉइड करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, जो छोटी समस्या है, खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, जो छोटी समस्या है उसके लिए जी। अभी डॉक्टर ने हमें बताया कि आप घर पे जो सिर्फ बात है वो आप कर सकते हैं, जैसा प्रोसीजर बताया गया बिल्कुल वैसा ही। तो अभी आपने जो ये सारी चीज़ें बताई वो आपने फिस्टुला, हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बहुत सारी चीज़ें बताई। पर जहाँ तक मैं अवेयर हूँ, देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड पाइलोनीडल साइनस। आप एक बार बताएंगे कि पाइलोनीडल साइनस क्या है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, या वो क्या होता है, किस तरह का होता है? देखो, पाइलोनिडल साइनस थोड़ा सा पेनफुल होता है पेशेंट्स के लिए, उनके लिए जो ज़्यादा सिटिंग जिनका जॉब रहता है ना। जी। ये बैक साइड होता है, कॉकिक्स बोन होती है हमारी, कॉकिक्स बोन से पे भी हो सकता है, ठीक है, मांस में ही होता है, कोई बोन में नहीं होता, मतलब एरिया वो मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि उस एरिया में देखने के लिए मिलता है, या उससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। होता कैसे है, ज़्यादा कोई जो पेशेंट है वो हेयरी होगा, है ना, जो वहाँ पे हेयर ग्रोथ रुक रही होगी। अब मान लो कि कोई सिटिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर बैठा है, अगर वहाँ पे अंदर हेयर ग्रोथ चल रही है, वो हेयर बाहर नहीं निकल पाया, वो अंदर ही अंदर मुड़ गया, मुड़ने के साथ साथ वहाँ पर उसने थोड़ा सा उस ट्रैक को इन्फेक्शियस कर दिया, ठीक है। कोई पेशेंट ने कुछ ऐसी चीज़ की होगी जिस वजह से वो जगह इन्फेक्शियस होगी, वो अंदर अंदर ट्रैक बनाना शुरू कर देता है। छोटा सा ट्रैक होता है, 1.5 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर के आसपास, 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो वो ट्रैक बनाता है नीचे से ऊपर की तरफ को या ऊपर से नीचे की तरफ को, ठीक है, सैक्रल बोन के आसपास, ठीक है, इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसमें वही ट्रीटमेंट है, पेशेंट को पेट के बल लेटना है और वहाँ पे हम सर्जरी कर सकते हैं, वहाँ पे क्षार सूत्र डाल सकते हैं, सिंपल। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो जो थ्रेड था, साथ में प्रोब आएगी, है ना, कॉपर प्रोब, तो कॉपर प्रोब से हम उसको लेकर के उसको बांध के छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे कटिंग करेगा, हीलिंग करेगा, एंटी इन्फेक्शियस होगा, धीरे धीरे वो कट होकर ठीक हो जाएगा। हीलिंग, कटिंग प्लस हीलिंग, दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी उस पेशेंट की। तो जैसा हमने पूरे हमारे एपिसोड में बात किया इसके सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में जी। और ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, हम घर पे कैसी लाइफस्टाइल से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं,
साथ में हमने कुछ ये भी चीज़ें डिस्कस की कि उसके मेजर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, राइट? तो आयुर्वेद में जो ये चीज़ें हैं उसके ट्रीटमेंट्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं? देखो, इसके फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान एक चीज़ से हो सकता है कि जो हम क्षार सूत्र यूज़ कर रहे हैं वो अनटाइडी ना हो। अनटाइडी मतलब कि वो इन्फेक्शियस ना हो, है ना? इसीलिए जब वो क्षार सूत्र बनता है तो एक चैम्बर आता है एक बहुत बड़ा, जिसमें हम लाइट पास करते हैं, वी रेज मान लो, या फिर कोई और ऐसी रेज होती हैं उसके अंदर। वो एक स्पेशलाइज्ड कंपनी बनाती है ना, वो रेज पास करवाती है कि अगर कहीं गलती से कहीं ना कहीं ये थ्रेड जो है वो हमारा इन्फेक्शियस है, जी। तो वहाँ पे हम रेज पास करवा करके वहाँ पे इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। अगर वो नहीं होगा तो ये ख़राब चीज़ है आयुर्वेद की, कि वो ख़राब करेगी उस जगह को। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, है ना? बन के ही क्षार सूत्र उस जगह से आता है जो कंपनीज बना रही हैं, और उसको सैनिटाइज तरीके से ओटी में यूज़ किया जाता है ना? सैनिटाइज ही तरीके के साथ उसको लगाया जाता है। तो ऐसा सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस चीज़ का। तो आयुर्वेद, क्योंकि ये हमारा आखिरी सवाल है आपसे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद के जो इलाज है क्या वो कभी नुकसानदायक हो सकते हैं अगर कोई अपने से, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, एग्जैक्टली। राइट, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग खुद से करना ट्राई शुरू कर देते हैं, तो बिना डॉक्टर से सलाह किए अगर ऐसा कुछ करते हैं जो भी बताया गया, तो वो किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? देखो, अगर आप खुद से देखो, इन्फेक्शियस हैंड्स, है ना, आप खुद ही उस जगह को जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, क्या होता है, कई बार वो थ्रेड अंदर होता है ना? हमें उस थ्रेड को टच करने से बचना है। जी। आपके हाथों में इन्फेक्शन हो सकता है Right. है ना? आप अगर मैनुअली उस जगह को टच करोगे, ठीक है, अनंगे हाथों से टच कर दिया कि भाई मुझे इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा सा मैं थ्रेड को घुमा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा थ्रेड को मैं निकाल देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मुझे होता कुछ नहीं है, पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। ऑब्वियसली फॉरेन बॉडी हमने थोड़ी सी लगाई है सिर्फ 7 दिन के लिए, तो पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, वो पेशेंट को सहन करना पड़ता है। उसमें हम पेशेंट को अंडरगारमेंट पहनने को मना करते हैं। ऑब्वियसली वो टाइट अंडरगारमेंट होंगे तो वो जगह को वैसे इरिटेट करेगा, और पेशेंट की सिटिंग हैबिट्स की वजह से पेशेंट वैसे इरिटेट होगा, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये ड्रॉबैक है, सिर्फ ये। और दूसरा ये कि वो थ्रेड इन्फेक्शियस ना हो, दो ही चीज़ें, इसके अलावा और कुछ ऐसे कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ये जो भी हमारे जितने भी एनोरेक्टल डिजीज़ थे उनके बारे में आपने बहुत सारे उसके रेमेडीज़ भी बताए। आप जाते जाते आखिर में सिर्फ एक ये बात बताएं हमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग हैं जो वो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करने लगते हैं। मैं वापस बार बार ये बात इसलिए दोहरा रही हूँ, मैं अपने पहले एपिसोड्स में भी ये बात मैंने कई बार बोली है, अपने बहुत सारे एपिसोड्स में, कि आपको जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं या हमारे साथ जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें जो है वो आप खुद से प्लीज़ घर पे ट्राई ना करें। और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो भी डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अभी हमें डॉक्टर बताएंगे कि वो कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ से कंसल्टेशन ले सकते हैं, कहाँ उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि जो क्षार सूत्र होते हैं उसमें इन्फेक्शंस भी होते हैं। इन्फेक्शंस अगर रह जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हो वहाँ पे भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप किसी ऐसी जगह पे वो ट्रीटमेंट कराएं जहाँ डॉक्टर्स को नॉलेज हो, जो एक्सपर्ट्स हो, जिनको पता हो। तो अभी डॉक्टर हमें बताएंगे कि आप किस जगह पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, प्लीज़ बताएं। देखो, आपको MS सर्जन चाहिए आयुर्वेदा, है ना, वो उनका स्पेशलाइज उसी में ही होता है। एक BMS जो परफॉर्म कर रहा है सर्जरीज आपकी लोकेलिटी में कर सकता है। इवन दो हमारा जो देराबस्सी हॉस्पिटल है हिम्स चंडीगढ़, वहाँ पर भी सर्जरीज परफॉर्म होती हैं। हमारा जो मेरठ हॉस्पिटल है वहाँ पर भी एनोरेक्टल जितनी भी सर्जरीज वहाँ परफॉर्म होती है। आपको सिंपली OPD विजिट करना है, आपको सिंपल बोलना है कि मुझे क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट लेना है और मुझे एक बार डॉक्टर से बात करवाया जाए, तो हम पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन से प्रोक्टोस्कोप के ज़रिए पेशेंट को एग्जामिन करके हम देख सकते हैं कि पेशेंट की क्या ट्रीटमेंट चलेगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो डॉक्टर ने हमें बताया जिन जिन जगहों पे, इसके अलावा भी हमारे और बहुत सारे
हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स हैं जहाँ पे आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो आप प्लीज़ ऐसी किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से या एक्सपर्ट से सलाह लें, खुद से डॉक्टर ना बने। थैंक यू सो मच।